एग्रीगेट डिमांड के यूनिट नंबर 3 में वी हैव अ टॉपिक ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को इस तरीके से अपने को करना है कि एक टॉपिक को जब अपन कंप्लीट कर ले तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा टॉपिक है वो हो जाएगा। सर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में आज तक क्या फर्क है? सर एग्रीगेट डिमांड जो हमने अभी तक पढ़ा था वो आपका क्या था? एस्टिमेटेड नेचर का था। एंड एग्रीगेट सप्लाई भी क्या था आपका? एस्टिमेटेड। सर ऐसे तो है नहीं कि एस्टिमेट के हिसाब से अपन सारा का सारा एनालिसिस कर ले। वी विल ऑल्सो हैव व्हाट? एग्रीगेट डिमांड विच इज व्हाट? एक्चुअल नेचर। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड भी इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी हाँ, करेगा। सही बात है। तो इसको कंपेयर करने के हिसाब से वी हैव टू सिचुएशंस। वन इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द अदर सिचुएशन इज ऑफ डेफिसिट डिमांड। सर मतलब देखो, अगर आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, क्या बोला मैंने? अगर आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन दैट ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड क्यों लिखा आपने? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड हमेशा क्या रहता है आपका? एस्टिमेटेड रहता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? कि बाजार में ज्यादा डिमांड है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सेस डिमांड। कि यानी कि एग्जांपल किसका होगा? जैसे कोविड का शुरू वाला केस में, जहां पे मास में एक एस्टिमेटेड डिमांड था, सोचो 5 लाख पीसेस, बट डिमांड कितना का आ गया? कई करोड़ों पीसेस का। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वाज वे मोर देन व्हाट? एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एस्टिमेटेड। इसकी वजह से क्या बोलता है इसको? एक्सेस डिमांड। एंड नेचुरली भी नो कि अगर बाजार में एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरा देश में प्राइसेस बढ़ जाएगा तो देश में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड तो वो क्या होगा आपका? डेफिसिट डिमांड। इन केसेस में क्या होगा? ये कब है पता आपको? जब आपका कोविड वाला सिचुएशन आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर जो नेक्स्ट फेज आया था ना एक तो, जिसमें ऐसा हो गया था कि डिमांड अल्टीमेटली नहीं है, जितना अपन आशा कर रहा था उससे कम डिमांड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डेफिसिट डिमांड। और इस केस में क्या होगा आपका? इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड समझ में आया आपको? अब लैंग्वेज हल्का सा अलग है इसमें, मीनिंग वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज में देखो फर्क है थोड़ा सा। देखो क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where the aggregate demand is what? More than aggregate supply, corresponding to the full employment level in the economy. In other words, excess demand refers to a situation where the actual aggregate demand becomes higher than that of what? Aggregate demand that is required या फिर planned at the full employment level. बात समझ में आ रहा है आपको? यानी जो दूसरा वाला जो केस था, इन अदर वर्ड्स, वो तो जो अपन ने ऊपर देखा वही वाला केस है। ऊपर वाले केस में क्या लिखा है? इट रेफर्स टू सिचुएशन जहां एडी इज व्हाट? मोर देन एएस, बट कहां पे? एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, या इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन आवर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट में प्लान, इट इज नोन एज व्हाट? एक्सेस डिमांड। और ये किस में ऑपरेट करता है? हमेशा किस में ऑपरेट करता है? एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जितने लोग विलिंग है, एबल है, वो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल? यहां तक दिक्कत तकलीफ बताइए? नहीं है? एक्सेस डिमांड विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि बाजार में प्राइसेस क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशनरी गैप क्यों होता है समझ में आया? इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया? जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। चार्ट जैसे तो हम लोग यहाँ पे वी हैव अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे एडी और एएस क्या होता है? इक्वल होता है, राइट? और हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं? कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट अगर बाजार में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के ऊपर भी डिमांड रहा तो वो क्या हो जाएगा आपका? दिस सिचुएशन, जो गैप क्रिएट हुआ, देख रहे हैं आप लोग, ये गैप जो क्रिएट हुआ है आपका, इस गैप को अपन क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। एंड द सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? एक्सेस डिमांड। जहां पे आपका एक्चुअल एडी डैश क्या है आपका? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है आपका? एस्टिमेटेड या फिर प्लान एग्रीगेट डिमांड, यानी कि द एक्चुअल इज मोर देन व्हाट? द एस्टिमेटेड, इट इज नोन एज व्हाट? अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे केवल 2 ही ग्राफ है इसमें चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर में केवल इस यूनिट में, सॉरी, 2 ही ग्राफ है आपका। एक ग्राफ अपने कर लिया है। और मुझे बताया डेफिसिट डिमांड में क्या होता?
सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग, एडी डैश वाला पार्ट। ठीक है, जब भी आप ये चार्ट बनाओगे नीचे में एक्सप्लेन कर देना एडी डैश रेफरेंस व्हाट, द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एंड एडी क्या हो गया आपका, एस्टिमेट या फिर प्लान एग्रीमेंट डिमांड, द सिचुएशन व्हेन द एडी डैश इज मोर देन एडी इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द गैप क्रिएटेड इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आया? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होगा, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये सब वर्ड आपको नहीं मिस करना, ठीक है ना, व्हेन द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मैंने आपको कई सारे कीवर्ड्स बता दिए आपको, वो देखो इतना तो वो लोग पढ़ेगा ही, टू बी वेरी फ्रैंक, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, इतना पार्ट तो हर एक टीचर को पता चलेगा, इतना लैंग्वेज तो लिखना ही है उसको। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एडी ग्रेटर देन एएस लिख दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं लिखा, तो भी आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, आपको कौन सा गैप क्रिएट होता है, चार्ट के एक्सप्लेनेशन में आपको बताना है कैसे लिखना होगा, छोटे में बता दीजिएगा कि कैसे होगा, ज्यादा लंबा नहीं करना आपको। ठीक है, रीजंस क्या क्या है एक्सेस डिमांड का, रीजंस क्या क्या है भाई, डिमांड ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, अपन लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देयर इज अ राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बिकॉज द डिमांड इज हाई, एन इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन इंक्रीज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, रिडक्शन इन टैक्सेस। सबसे पहले तो अपन कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन टैक्सेस। सर टैक्स रेट अगर कम हो गया तो चीजों का दाम बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा, एज अ रिजल्ट द प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फॉल इन इम्पोर्ट्स मतलब हम अब जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली प्रेशर किसके ऊपर आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर में, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। या फिर हमने एक्सपोर्ट्स क्या कर दिया है, या तो हमने इंपोर्ट्स को कम कर दिया है या फिर हमने एक्सपोर्ट्स को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा आपका, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा था ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिसोर्सेज कंज्यूम होगा या नहीं होगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे गवर्नमेंट अपना खर्चा भी बढ़ा सकता है, तो गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा बढ़ाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन व्हाट, एक्सेस डिमांड। एंड फाइनली क्या लिखा हुआ आपका, ये क्या होता है, जब गवर्नमेंट देखता है कि मनी सप्लाई कम होकर रखा है और आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है टू कवर अप द डेफिसिट, इट इज नोन एज व्हाट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, लीडिंग टू व्हाट, एक्सेस डिमांड। समझ में आया? तो 7 पॉइंट है इसमें से, किसी भी 6 पॉइंट में काम हो जाएगा आपका, बट स्टिल क्या क्या है, नंबर 1 राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड याद है ना आप लोगों को, क्या था, 4 कॉम्पोनेंट्स एडी के, क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, बराबर। चलो नंबर 1 क्या हो गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन आ गया, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, नंबर 3 गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, बढ़ गया, इंपोर्ट्स कम हो गया 5 पॉइंट। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या, टैक्स रेट्स। सर टैक्स रेट्स क्यों याद कर रहा है, बिकॉज आगे जाके देयर विल बी 2 मेजर्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन, देयर विल बी 2 मेजर्स, 2 सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। और फिस्कल मेजर्स में गवर्नमेंट से रिलेटेड में टैक्स आता है, तो इसलिए आपको टैक्स याद करना है कि टैक्स रेट्स क्या हो रहा है इसमें, कम हो रहा है। फाइनली अलग पॉइंट क्या था, डेफिसिट फाइनेंस। क्लियर है, 5 पॉइंट तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से ही आ गया आपका, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट से ही आ गए, और 2 पॉइंट्स याद करने हैं, वो कौन से आपके, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या क्या इंपैक्ट होगा, नंबर 1 आउटपुट लेवल क्या करना होगा, आउटपुट लेवल बढ़ेगा क्या, नहीं सर आउटपुट लेवल को बढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग किसमें ऑपरेट कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, छोटा छोटा गलती नहीं करने का, ठीक है। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, प्राइस लेवल्स बढ़ जाएगा, इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, व्हेन AD is less than the AS corresponding to the full employment level, it refers to a situation when the aggregate demand actual is less than the aggregate demand bracket में planned. It will result to in a gap, it is known as what, deflationary gap, where the general price level tends to fall. ठीक है, चलेगा, ये तुम्हारे लिए रिवीजन हो गया एक टाइप का, अगर अपना एक्सेस डिमांड क्लियर हो गया तो ये रिवीजन हो गया अपने लिए। ठीक है, रीजंस क्या क्या होगा बताओ, वही 4 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन कम होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स। नंबर 2 इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ेगा, सामान का दाम बढ़ेगा, डिमांड कम होगा। ठीक है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला पॉइंट यहाँ पे है नहीं, राइज इन इंपोर्ट्स, फॉरेन एक्सपोर्ट्स। रीजन समझ में आ गया आपको? उल्टा केस है पूरा, कंप्लीटली उल्टा केस है यहाँ पे। इम्पैक्ट बताइए, आउटपुट लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अब उतनी डिमांड ही नहीं है, तो आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। यानी कि उसमें आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल कांस्टेंट रहेगा, बढ़ नहीं सकता। यहाँ पे दोनों का दोनों गिरता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो एक्सेस डिमांड हो, चाहे वो डेफिसिट डिमांड हो, ठीक है, दोनों ही केस इकोनॉमी के लिए आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। इसको जब तक हल्का पुल्का ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, या फिर बैंक्स बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। पर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई विल कम इन एंड इंटरवीन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट द फिस्कल पॉलिसी। और अगर आप देखोगे एग्जाम में, अगर आप देखोगे टेस्ट में देखोगे, पिछला एग्जाम्स का देखोगे, फिस्कल पॉलिसी ज्यादा बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसीज पूछा नहीं गया है, बट कंपैरिजन दोनों का करें तो फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, मॉनेटरी पॉलिसीज को बड़ा धांसू तरीके से कराते हो। यहाँ भी रिवीजन होता है, बैंकिंग में भी रिवीजन होता है आपका, बराबर, दोनों तरीके से रिवीजन होता है आपका, इसलिए ज्यादा करते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, बट आप लोग फिस्कल पॉलिसी भूल जाते। फिस्कल पॉलिसी सिंपल भी है। पहला बात, फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट के हाथ में दो ही चीज है, टैक्स, स्पेंडिंग। अगर एक्सेस डिमांड है तो अपने स्पेंडिंग को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए, टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए। टैक्सेस को बढ़ा देगा ना, तब सामान का दाम कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? टैक्सेस अगर बढ़ा दिया तो रेट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली लोगों का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये अलग अंदर का जो लैंग्वेज है ना, वो भी अल्टीमेटली यही है कि गवर्नमेंट जो अपना खर्चा है और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, क्या करना पड़ेगा? उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा? आपका डिमांड जो है मोटा मोटी फॉर द नेचुरल रिसोर्स और द नॉर्मल रिसोर्सेज विल फॉल, एज अ रिजल्ट एक्सेस डिमांड सिचुएशन विल बी करेक्टेड। टैक्स वाला चीज पता है आप लोग को? ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में दो पॉइंट है, क्या क्या है? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन टैक्सेस। सर अगर डेफिसिट डिमांड को सॉल्व करना तो क्या करोगे आप? टैक्सेस को कम कर दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। समझ में आ गया? अब है मॉनेटरी मेजर्स। अब क्या है? मॉनेटरी मेजर्स। आपको पता होगा मॉनेटरी मेजर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। एक बार से वर्बली बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या था पता है क्या किसी को? रेपो रेट और बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एसएलआर, सीआरआर, ये तीन आ गया क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या क्या आएगा? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएजन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आइए मैं उस चैप्टर से लिंक करते हुए कराता हूं आपको, ठीक है ना, बैंकिंग वाला पार्ट से सिचुएशन से करेक्ट करके फिर यहाँ करेक्ट करूंगा। ठीक है, आपके साथ में आइए। ठीक है, द मोस्ट रेलेवेंट पोर्शन आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैंने सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस को करा दिया आप लोग का, तो यू विल बी जस्ट लेफ्ट विथ मनी का टॉपिक एंड मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर वाला पार्ट। ये दो टॉपिक बचेगा, क्योंकि बैंकिंग तो है नहीं। और कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो अरे मनी का बात कर रहे हैं भाई, मनी एंड बैंकिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग भी मोटा मोटी आपका हो ही जाएगा काम, मतलब। ठीक है, अब मुझे बताइए सेंट्रल बैंक का एपेक्स अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई डेवलप कब हुआ था भाई? 1 अप्रैल 1935। इनके फंक्शंस मुझे बताइएगा क्या क्या है आपका? सबसे पहले क्या था? करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई के पास में एक्सक्लूसिव राइट है टू इशू करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपए का कॉइन एंड 1 रुपए का कॉइन एंड नोट्स दोनों है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, विच इज इशूड बाय व्हाट? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। से इससे फायदा क्या है? देश में यूनिफॉर्मिटी रहता है कि एक ही जन करेंसी सर्कुलेशन कर रहा है। नंबर 2, पब्लिक फेथ रहता है। नंबर 3, जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। नंबर 4, गवर्नमेंट के लिए सुपरविजन करना भी आसान है। 4 पॉइंट। नंबर 1,
यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है, नंबर 2 पब्लिक फेथ रहता है, नंबर 3 इन्फ्लुएंस द गिव पावर्स टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, नंबर 4 गवर्नमेंट सुपरवाइज कर सकता है। एक बार और, यूनिफॉर्मिटी नंबर 2, पब्लिक फेथ नंबर 3, इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई नंबर 4, गवर्नमेंट जो है वो सुपरविजन रख सकता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट किस किस तरीके से, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर, ठीक है, टू द सीजी एंड एसजी। एज अ बैंकर क्या क्या करता है, करंट अकाउंट मेंटेन करता है, कैश बैलेंसेस को मेंटेन करता है, जितने भी रिसिप्ट्स है उसको एक्सेप्ट करता है, जितने भी पेमेंट्स है उसको करता है, लोन्स और एडवांसेस भी देता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 फंक्शन कैरी आउट करता है। नंबर 1 करंट अकाउंट मेंटेन करता है, मैं जानता हूं आप लोग भूल गए होगे इसलिए बोल रहा हूँ, करंट अकाउंट मेंटेन करते हो, कैश बैलेंसेस को भी मेंटेन करते हो। नंबर 2 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, एंड लोन्स एंड एडवांसेस को भी क्या करते हो, ठीक है, उसको देते, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हो। क्लियर है बिल्कुल यहां तक, कोई दिक्कत बताइएगा, चलेगा? ओके। फिर एज एन एजेंट क्या करता है, एक ही लाइन, मैनेजिंग द पब्लिक डेथ, मैनेजिंग द पब्लिक डेथ। और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है, जितने भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर्स होता है उस पर गाइड करता है। तो 3 फंक्शंस मैंने कहा आपको, एज अ बैंकर में, एजेंट में क्या, मैनेजिंग द पब्लिक डेथ, और फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजिंग देता है। इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बैंकर्स बैंक, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखा था उसमें भी आपको पता होगा कि बैंकर्स बैंक से बहुत बार सवाल पूछा था। जिस तरीके से हमारा रिलेशन होता है विद कमर्शियल बैंक, सिमिलरली सिमिलर रिलेशन वो किसके साथ में रखता है, आरबीआई के साथ में रखता है। नंबर 1 पॉइंट क्या था, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, ताकि पूरा का पूरा पैसा जो है एग्जॉस्ट नहीं कर दे टुवर्ड्स द लेंडिंग प्रोसेस, दे कीप द आरबीआई कीप्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विद देम, दैट रिजर्व इज नोन एज CRR और कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, वो क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किसी भी और से फुलफिल नहीं हो पा रही है, एंड देयर इज नो अदर सोर्सेज, इन दैट केस इट अप्रोचेस होम, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड क्लियरिंग हाउस बहुत बार पूछता है, ये भी क्वेश्चन में क्या होता है सर, सेंट्रल बैंक जो है सभी कमर्शियल बैंक के कैश को होल्ड करते हुए, ठीक है, तो बाई चांस सोचो अगर किसी ने बोला, कोई और बैंक ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, मुझे पैसे मिलने चाहिए, एक बैंक को पैसे नहीं देगा, तो वो किसको अप्रोच करेगा, आरबीआई को, और आरबीआई को बोले देखिए बदमाशी कर रहे हैं, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, कोई बात नहीं आप मुझसे पैसे ले लो। क्या लिखा हुआ देखो इंग्लिश में, एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, इट बिकम्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर clearing house. All commercial banks have their account with the central bank. Therefore, the central bank can easily what? Settle the claim of various commercial banks with each other. Against each other वो अपना जो है settlement कर लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, सेंट्रल बैंक के पास में सभी के सभी कैश रिजर्व रहता है, किसके, कमर्शियल बैंक्स के। नंबर 2 क्या, इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस, किस तरीके से, क्योंकि इन सबके अकाउंट्स रहते हैं तो लास्ट में सेटलमेंट करने में हेल्प करते। 4 पॉइंट दिमाग में सेट हो गया, ठीक है, कैश रिजर्व होल्ड करता है, क्लियरिंग हाउस, अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, एंड सेटलमेंट करने में हेल्प करता है, किसमें, क्लेम्स वगैरह में। तो 3 मेजर फंक्शंस हो गया आपका किसका, देन ये हो गया आपका, क्या क्या है आपका, नंबर 1 कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, किस तरीके से कंट्रोल करता है भाई मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट एंड बैंक रेट। कौन सा शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए है रेपो रेट, कौन सा लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए है बैंक रेट। द रेट एट विच द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन और शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू द commercial bank is known as repo rate. Okay, it is for the short term needs. Central bank of a government of the country lends money to the commercial bank to meet its what, short term needs. Similarly, अगर central bank इसको provide कर रहा है to the commercial bank for long term needs, it is known as bank rate. Next, open market operations. Sir, open market operations क्या होता है, buying and selling of government securities by the central bank to the public and the commercial banks. एक बार और, refers to the buying and selling of what, government securities by whom, the central bank to or from its public and the commercial banks. उनके पास ऑथोरिटी था, आरबीआई को ऑथराइज किया गया है किसने, गवर्नमेंट ने, कि आप हमारे सिक्योरिटीज को बेचिए टू द पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक। अगर
सेल होता है सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज आर बीइंग सोल्ड, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पन्ना को ले रहा है और आपको दे रहा है, तो अल्टीमेटली आरबीआई के पास क्या आएगा, पैसा आएगा. इट विल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई और इट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई, रिड्यूस द मनी. क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम आरबीआई की तरफ से बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं करेंगे, हम किसकी तरफ से बात करेंगे, पब्लिक के लिए. और पब्लिक के केस में क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसे ज्यादा रहेंगे या कम, कम. कमर्शियल बैंक के पास में जो क्रेडिट क्रिएशन का जो एबिलिटी है वो बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा. देखो क्या लिखा है, रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड इट डिक्रीजेस व्हाट, द मनी सप्लाई. क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे. एंड सिम हाँ, ऐसे भी कमर्शियल बैंक से भी अगर देखो, कमर्शियल बैंक को बोला कि आप ये सिक्योरिटीज खरीदो हमारे बिहाफ में, तो वो फ्री में तो देगा नहीं, फोकट में तो देगा नहीं. वो बोलेगा सिक्योरिटीज के बदले कैश रिजर्व दो अपना, तो वो कैश रिजर्व देगा कहाँ से, जो डिपॉजिट्स पब्लिक से आया है. और जब उसको खरीदेगा पब्लिक, उसके पास पैसा आएगा, वो उसको बल्द जाएगा क्योंकि वो यूज तो कर नहीं पा रहा है, समझ, ब्लॉक हो जाएगा पैसा. ठीक है. सिमिलरली अगर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज किया, यानी इस बार मैंने क्या कर दिया, आपको दिया हुआ था सिक्योरिटीज, आपसे मैंने क्या कर लिया, ले लिया, तो अल्टीमेटली मैं बदले में क्या दूंगा, पैसे दूंगा. तो इस बार कमर्शियल बैंक का पैसा क्या होगा, रिजर्व क्या हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा, क्रेडिट एबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अल्टीमेटली इंक्रीजेस द व्हाट, मनी सप्लाई. ठीक है. ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ गए ना. ये आपका लास्ट यूनिट जो था एक्सेस डिमांड वाला पार्ट, उसमें थोड़ा सा रेलेवेंट ज्यादा रहेगा. ठीक है. एल आर अगर क्या ही कहने आपके, ठीक है, दे हैव टू मेंटेन रिजर्व. जो आरबीआई के पास रखेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सी. जो सेल्फ के पास, दोनों को मिला देने से क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है. ये आपको समझ में आएगा क्योंकि एल आर आर जो है, इसका रेलेवेंट क्वेश्चन इज देयर इन मनी क्रिएशन आल्सो, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, एल आर आर. और इनवर्स ऑफ एल आर आर इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक मल्टीप्लाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे. ठीक है. फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या था आपका, तीन समझ में आ गया ना ये वाला, क्लियर है. तीन पहले का, तीन इधर का, तीन इधर का. क्वालिटेटिव में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमें बदले में कोलैटरल देना पड़ता है. जितना का हम कोलैटरल देते हैं उतना का लोन हमें मिलता नहीं है. जो पोर्शन को कट करके हमें लोन मिलता है, जितना पोर्शन कट कर दिया कमर्शियल बैंक ने, उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिन. उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिन. देखो क्या लिखा, मार्जिन इज द डिफरेंस, margin is the difference between the amount of loan, between the what, amount of loan and the market value of the securities. यानी कि लोन अमाउंट कितना दिया है और मार्केट वैल्यू कितना है सिक्योरिटीज का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे हम लोग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कहेंगे. ठीक है. अगर बाजार में मनी सप्लाई ज्यादा होके रखा है, हमें कम करना है, अगर बाजार में मनी सप्लाई ज्यादा होके रखा है, हमें कम करना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाए या कम करें, बढ़ा देंगे. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देंगे मतलब, पहले सोचो, अगर आप 1 लाख का सिक्योरिटी दे रहे थे और 20% का मार्जिन था, तो आपको कितना रुपए का लोन मिल रहा था, मैक्सिमम 80. इसको बढ़ा के अगर मैंने 40% कर दिया, अभी कितना मिलेगा, 60,000 का लोन मिलेगा खाली. तो लोगों के पास में पैसा ज्यादा आया, कब आया, कम आया. तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मॉरल सुएजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, उसमें क्या करता है, आरबीआई अपना कंट्रोल दिखाता है, बराबर. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है भाई, आरबीआई स्पेसिफिकली बोल देगा कमर्शियल बैंक को कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको लोन अभी देना है या नहीं देना है. अंडर दिस आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू द अदर कमर्शियल बैंक नॉट टू गिव और not to give credit for the certain purposes to the particular sectors. कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स को, ठीक है, लोन देना है या नहीं देना है, उसके लिए कौन डायरेक्शन देता है आपको, आरबीआई. कोई पर्टिकुलर सेक्शन को बोलेगा खाली, तो वो क्या हो गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. बट ओवरऑल ही अगर आरबीआई अपना परसुएजन एंड प्रेशर लगाएगा, अपना क्या लगाएगा, परसुएजन एंड प्रेशर लगाएगा. परसुएजन मतलब तुमको इन्फ्लुएंस करना, प्रेशर करना मतलब तुमको दोबारा सा धमकाना, थोड़ा सा तुमको धमकाना, थोड़ा सा तुम्हारे पर अनड्यू इन्फ्लुएंस उठाना. दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन व्हाट, इन ऑर्डर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल बैंक जो है क्या लगाता है अपना, परसुएशन एंड प्रेशर, पीएनपी. ठीक है, पीपी क्या क्या है, परसुएशन एंड प्रेशर, ताकि कमर्शियल बैंक जो है उनके हिसाब से काम करे. ये था आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स. और तीन आपने देखा, तो तीन 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 9 फंक्शन है इसमें से, समझ में आ रहा होगा, मेजर पोर्शन है.
एग्जाम में सवाल आने का चांसेस है। मनी क्रिएशन मैं आपको कहूंगा इस बार का मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है ये वाला, ठीक है, या तो 3 मार्क या तो 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से मेरे हिसाब से बनना चाहिए। मनी क्रिएशन सबको पता है ना, मनी क्रिएशन क्या होता है, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है आपका वही है, ठीक है। मनी क्रिएशन का सवाल जो है, ठीक है, मनी क्रिएशन का सवाल जो है, हाँ रिवर्स रेपो रेट का पॉइंट, हाँ बता रहा रिवर्स रेपो रेट का पॉइंट भी बता रहा हूँ, चलो मनी क्रिएशन के बाद बता रहा हूँ आपको। मनी क्रिएशन का सवाल अलग अलग तरीके से बन सकता है। एक तो सबसे पहले यही मनी क्रिएशन होता क्या है, सिंपल क्वेश्चन। नंबर 2 याद होगा एक क्वेश्चन लिखा होता है, कमर्शियल बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड बाय देम, ठीक है। सुनिएगा, ऊपर के जितने फंक्शंस पढ़े अभी हमने वो किसके थे, सेंट्रल बैंक के। मनी क्रिएशन वाला काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक, तो ये कमर्शियल बैंक करता है। तो कमर्शियल बैंक का एबिलिटी है टू क्रिएट क्रेडिट, ये जो है ना, कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, फिर बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम, इस टाइप के कुछ कुछ लाइंस लिखे हुए रहेंगे और एक्सप्लेन करने बोलेगा आपको। तो ये कौन से क्वेश्चन बना रहा है आपका, मनी क्रिएशन। ये लैंग्वेज को आपको याद करके जाना है, ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द अमाउंट ऑफ LRR। जितना ज्यादा LRR होगा उतना ही कम मनी क्रिएशन क्रिएट होगा, जितना कम LRR होगा उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। तो या तो 6 मार्क का यहाँ बनेगा, या तो मनी मल्टीप्लाई के ऊपर 2 से 3 मार्क का सवाल बन सकता है। सवाल दे देगा आपको, इनिशियल डिपॉजिट इतना था, LRR इतना है, हमें बताइए कि मनी कितना मल्टीप्लाई, ठीक है, चलेगा। प्लीज आंसर को 5 टाइम्स मत छोड़ दीजिएगा। अगर पूछेगा कितना मनी मल्टीप्लायर होगा वैल्यू में, तो उसको इनिशियल वैल्यू से क्या करना अपने को, मल्टीप्लाई करना है, इसको भूलना नहीं है। छोटे छोटे गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है, चलेगा ना। क्योंकि आपको पूछ रहा है पैसा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई कितना है वो नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, पैसा कितना मल्टीप्लाई हुआ। अगर सिर्फ पूछता है कि मनी मल्टीप्लाई कितना है, तो क्या करोगे, 1/LR, काम खत्म, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। एक क्वेश्चन आया था रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, मुझे बताइए रेपो रेट का मतलब क्या है। RBI SBI को लोन देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, उसे क्या बोलते हैं अपन, रेपो। इसमें चार्ज करता है 9%, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेपो रेट, ठीक है। सिमिलरली SBI के पास अगर एक्सेस फंड्स है, तो वो कभी कभी उस पैसे को RBI के पास भी पार्क कर सकते हैं। तो डेफिनेट सा बात है कि RBI उसके बदले क्या पे करेगा, उसको इंटरेस्ट पे करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। RBI लोन लेता है, कमर्शियल बैंक को अगर लगता है कि बाजार में मेरे को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, लोन में ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है मेरे को फिलहाल अभी, तो क्यों ना मैं अपने एक्सेस पैसा को आपके पास रख देता हूँ, ताकि मुझे कुछ तो ब्याज मिले। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोचो, नहीं RBI तो अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है कैश रिजर्व को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो RBI के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज तो देगा ही। पैसा जब डिपॉजिट कर, एग्जाम्पल सुनो, जैसे सेविंग्स अकाउंट है तुम्हारा, सेविंग्स अकाउंट में अगर तुमको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, तुम इंटरेस्टेड होगा सेविंग्स अकाउंट में डालने में, नहीं होगा, क्योंकि तुमको लगेगा 4% तो इंटरेस्ट मिल रहा है, 1-2% तुम्हारा चार्जेस में लग जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली कुछ बचेगा नहीं, तो आप पैसे नहीं डालोगे। वही अगर सेविंग्स अकाउंट का मैं इंटरेस्ट को बढ़ा के 7% कर दूं, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक ऑफ कीपिंग देयर मनी इन द सेविंग्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट क्या मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है, सही बात है। तो वही सिमिलर सा बात है, अगर आरबीआई चाहता है, अगर आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक लोन कम दे, अगर आरबीआई चाहता है कि एसबीआई लोन कम दे, ये कब होगा, कौन सी सिचुएशन में होगा, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड, बाजार में ऑलरेडी बहुत डिमांड है, और अगर और लोन दे देगा एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो आरबीआई क्या चाहेगा कि एसबीआई या कमर्शियल बैंक जो है वो लोन कम दे या ज्यादा दे, कम दे। तो वो क्या करेगा, अपना रेपो रेट को क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, क्योंकि एसबीआई को लगेगा यार तो बढ़िया हो गया, अभी अगर मैं अपना पैसा जो एक्सेस है वो आरबीआई के पास रखूं, तो मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है बिना कोई टेंशन का, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पैसा जो एक्सेस है किसके पास, एसबीआई के पास में, वो क्या करेगा, आरबीआई के पास में रख लेगा। सिमिलरली अगर डेफिसिट डिमांड हुआ तो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कम हो जाए। मैं सवाल है आपसे, कुछ कुछ पूछो आपसे। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब बाजार में डिमांड ज्यादा है, तो रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट कंट्रोल करने के लिए बढ़ा देगा, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देगा ताकि लोन्स कॉस्टली हो जाए और लोग बाग कम लोन ले। अगर डेफिसिट डिमांड हो तो क्या करेगा, कम कर देगा। CRR SLR को क्या करेगा, बढ़ा देगा ताकि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को
बढ़ा देगा ताकि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाए। बात समझ में आ गया वो क्या करना होता है? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे सुनो ना, मनी वाला पार्ट कर लोगे? अच्छा, मनी वाला पार्ट में याद है ना, वो वाला पार्ट मनी सप्लाई वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई में भी दो कंट्रोल था, याद है ना आपको? एक था M1 M2 M3 वाला, और एक क्या था? ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ। प्लीज बनिए बैंकिंग का ना क्वेश्चंस देख लीजिएगा प्लीज, हाँ आप लोग, क्योंकि ना उसमें से हमको टेंशन उसी चीज का है कि क्वेश्चन से देखने ना। ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स एक है जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आने का हाई चांसेस है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है? इसमें अलग है, कंपोनेंट्स अलग है, मेजर्स अलग है। मेजर्स में आता है M1 M2 M3 M4, और कंपोनेंट्स में क्या आता है साहब? कैश पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा हमेशा। बाकी तो देखो आएगा तो फिर मनी का डेफिनेशन वाला पार्ट आएगा तो अलग मुद्दा हो गया। मनी सप्लाई मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। क्वेश्चंस प्लीज देख लीजिएगा जो मेरा शीट दिया हुआ है आपको मनी मेकिंग का, ठीक है? उसके अलावा ज्यादा देखने दरकार नहीं है, मनी मेकिंग का कोई दरकार नहीं है। जो संदीप वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रेलेवेंट था, वो था नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड। उसके कई सारे पोर्शन मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी अपना जो शीट है क्वेश्चन बैंक का, उसमें से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? चलेगा? कमर्शियल बैंक में वाला फंक्शंस तो है नहीं, सेंट्रल बैंक मोटा मोटी अपन ने कर लिया, मनी क्रिएशन मैंने वर्बली आपके साथ में डिस्कस कर लिया, तो मोटा मोटी अपना बैंकिंग वाला पोर्शन भी कुछ हद तक खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, राइट? वो तो एक बार आप लोग देखोगे आज मेरे, अगर कुछ भी डाउट्स रह गया, ठीक है, तो बताओगे। तो आज टारगेट्स क्या क्या रहेगा अपना? एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम अगर पेंडिंग है आपका अभी भी, क्वेश्चंस वगैरह बता रहा हूँ मैं, अगर पेंडिंग है तो वो देखना है आपको, खत्म करना है, क्योंकि और आनो मत नेशनल इनकम को प्लीज, ठीक है? नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड हो गया और मनी इन बैंकिंग, ये 3 चैप्टर के आपके क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपर्ली खत्म कर देना आपको। आईडी का किसी का चैप्टर नंबर 1 2 3 में पेंडिंग है, अब जीएसटी वगैरह जिसका पेंडिंग है, जीएसटी वाला पोर्शन खत्म कर लोगे आज, अदरवाइज मुझे लगता नहीं पेंडिंग होगा। आपको देखना है तो कुछ कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, हल्का हल्का बस, ठीक है? बाकी आईडी जितना मैं करवा रहा हूँ, ट्राई करो कि अभी खत्म कर देने का आप लोग चैप्टर को, ताकि घर पे और टाइम नहीं मिलेगा, इतना खत्म कर लो उतना काफी एक बार के लिए आप लोग का, ठीक है? सजेस्टेड तो ये रहेगा 4 चैप्टर खत्म होना चाहिए आपका आईडी का एटलीस्ट आज, ठीक है? 4 चैप्टर्स ऑफ आईडी मिनिमम होना चाहिए आपका आज खत्म, क्योंकि टोटल 8 चैप्टर है आपका। नहीं नहीं, मेरे लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके लेवल पे बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये भूल जाओ कि 16 तारीख आपके पास अवेलेबल है। अगर फाड़ मार्क्स लेकर आना है, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर फुल ऑल्सो, मैं बोलता हूँ 16 तारीख को भूल जाओ कि एग्जिस्ट करता है आपका लाइफ में। 15 ही है, मतलब कल ही आपका लास्ट डेट है, समझ रहा है? मेरे तरफ से 15 खत्म नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से खत्म हो जाना चाहिए कि मैं सारा क्वेश्चन देख लिया। क्या है, 16 को बाई चांस कुछ रह गया हल्का सा टॉपिक, तो वो कर लोगे जिसमें अगर डाउट्स है। एमसीक्यूज वगैरह देख के चले जाओगे, थोड़ा बहुत असर्शंस वगैरह देख के चले जाओगे। कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो है बट भूल गया हूँ, या फर्स्ट टाइम पढ़ा है, उसको 16 को रिपीट कर पाओगे आप। तो 16 को भूल जाओ, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली ऐसा टॉपिक होगा जो बच जाएगा थोड़ा बहुत करने के लिए आपका। कर लो, टाइम मिलेगा। जब 16 को तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारे पास फ्रीडम है ना, कुछ भी कर लो तुम आराम से, बट यूटिलाइज करना टाइम को बढ़िया से। सारा टाइम नहीं मिला है, इफ 1 मोर डे एक्स्ट्रा मिलता अपने को तो बहुत बढ़िया होता। उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं था अपने को, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर क्या होता, लेथार्जी की होता था अल्टीमेटली आदमी, राइट? बट स्टिल जो है अभी अवेलेबल है, आज कल आपको दबा के पढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, 16 को प्रेशर दोगे अपने आप को, सो वगैरह नहीं पाओगे प्रॉपर्ली, रात तक लेट तक उठोगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे नींद में एग्जाम दोगे, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओ छोटा सा। वैसा करा तो देख लो आप, ठीक है? इसलिए मैं कल से प्रेशर दे रहा हूँ आपको इतना ज्यादा। कल करवाया, आज करवाया, कल भी करवा दूंगा आप लोगों को। 16 तारीख को इस ऑप्शनल आपके ऊपर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है? तो वो आप लोग देख रहे हो, 15 तारीख तक आपको खत्म हो जाना चाहिए। 15th इज द लास्ट डे, और हो भी जाएगा आराम से। बचाओ, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? 15 तक पॉसिबल तो है ही। बचा क्या चैप्टर्स बताओ एक बार के लिए हमको? ये बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, वो आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है अपना, तो एटलीस्ट अपना बैच का तो बोल सकता है कि अपना ये चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है या नहीं? फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, और क्या बचा? गवर्नमेंट बजट। तो दोनों ऐसा हलवा चैप्टर बचा हुआ है खाली। उसमें भी मैंने देखा कि कोई सिलेबस पे लिखा है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट नहीं है। है नहीं, अपन पढ़ तो लिया ही है, खत्म करो उसको, कोई बात नहीं। मेरे को नहीं पता, ध्यान में नहीं दिया, हमको हमको भी नहीं पता था इसके बारे में। नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इतना मेजर टॉपिक को हटा देना बहुत अजीब था। वो तो बीओपी का पार्ट है। नहीं नहीं, लास्ट टाइम तो एग्जाम में है, ऐसा तो कहीं नहीं भी दिखा हमको। पता नहीं, छोड़ो, अपने तो कर ही लिया, अपने लिए कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे भी मैंने तो कह ही दिया आपको, जीडीपी एंड वेलफेयर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? याद है ना सारे पॉइंट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना? जहन में याद है तो प्रॉपर्ली?
अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का लास्ट पार्ट। अच्छा सुनो, बीओपी में बाई चांस अगर हम भूल जाए, अभी याद है इसलिए बोल देता हूँ। बीओपी में डिस इक्विलिब्रियम वाला पार्ट मत भूलना। डिस इक्विलिब्रियम वाला लास्ट वाला पार्ट, ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड, याद है ना? बीओपी का लास्ट टॉपिक, ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, डिस इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है ना? ठीक है, रीजंस ऑफ डिस इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जो है, ये क्या है, 2-3 अटेम्प्ट से पूछा नहीं है, एक अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं। 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट था, 2021 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तीनों टॉपिक और 2021 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इसी बार इंट्रोड्यूस वापस हुआ है वो, और उसके पहले हर साल आया है। तो ये लास्ट पार्ट को देख लीजिएगा आप लोग, जब बीओपी रिवाइज करोगे ना, अभी जब अगर सेल्फ रिवाइज करोगे अगर बाई चांस बीओपी को, पीछे से शुरू करना रिविजन। आगे वाला पार्ट तो वैसे भी आता है आप लोग को कि कौन सा साइड में आएगा। Why I'm afraid of BOP is that most of the people tend to make a silly mistake when it comes to BOP because of overconfidence. मुझे वो डर है। ठीक है, चलेगा, तो इसको उल्टा पढ़ना आप लोग, और सिली मिस्टेक्स मत करना, खाली रीडिंग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और तो मेरे हिसाब से कोई हमको स्ट्रेस वाला पॉइंट लग नहीं रहा है। आइए, ये हो गया मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, फिस्कल पॉलिसीज हो गया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करो, टैक्सेस को, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये कौन करता है, ये कौन से मेजरमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, क्या करना है साहब, रेपो रेट को, बैंक रेट को बढ़ा दो, क्या होगा उससे, बैंक रेट से क्या होगा। देखो इसमें कैसे लिखा हुआ, देखो तो के लिए, बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज द रेट एज इट डिस्करेजेस द बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन विच एडवर्सली रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये ही आपका लैंग्वेज भी होना चाहिए मोटा मोटी। देखो सबसे पहले आपने क्या बताया कि जो पर्टिकुलर चीज है वो है क्या, तो आप जब भी पढ़ोगे, अभी रिवीजन करोगे ना बैंकिंग का, तो ऊपर के जो डेफिनेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अगर आपको याद नहीं हुआ बाय चांस प्रॉपर्ली, तो डेफिनेशन को याद कर लोगे, क्योंकि सोल्यूशन के वक्त में भी आपके डेफिनेशन तो है कि बैंक रेट होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है, सीआरआर एसएलआर है क्या। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, पहले इसने लिखा बैंक रेट होता क्या है या रेपो रेट होता क्या है, फिर क्या लिखा, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों के पास में क्या रहेगा, इट विल डिस्करेज द बोरोवर्स टू टेकिंग लोन, एज अ रिजल्ट क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू। ठीक है, तो आपने लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधा बोल दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोग बाग लोन कम लेगा, अल्टीमेटली डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में? नंबर 2 क्या लिखा हुआ आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा आप, सिक्योरिटीज को बेच दोगे, सिक्योरिटीज जब बेच देंगे तो क्या होगा, लोगों का पैसा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज बेच देगा तो पैसा क्या होगा लोगों का, कम हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक का जो एबिलिटी होता है टू क्रिएट क्रेडिट विल फॉल, अगर सिक्योरिटीज को बेच दिया आपने तो बाजार में क्या होगा, कमर्शियल बैंक का एबिलिटी जो है टू क्रिएट क्रेडिट क्या होगा, फॉल होगा, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल और परचेज ऑफ व्हाट, government securities in the open market by the central bank. It directly influences the level of money supply in the economy during excess demand. ठीक है, during excess demand क्या होगा, देखो, central bank offers securities to sell the commercial bank. It reduces the reserves of commercial bank, which adversely affects the ability to create credit and hence minimizes the control of condition of excess demand. समझ में है? तो वही लैंग्वेज है जो बैंकिंग में लैंग्वेज आपने पढ़ा था, उसी लैंग्वेज को कैरी फॉरवर्ड करो यहाँ पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक का रिजर्व्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल reduce the ability of the commercial bank to create credit, as a result the excess demand will shall be under control. Next, LRR को क्या करोगे आप, बढ़ा देंगे। पता है LRR क्या होता है, पहले वो बता दोगे आप लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व दैट हैज बीन मेंटेन्ड विद इधर द सेंट्रल बैंक और विद देमसेल्व्स। ठीक है, क्या करोगे, LRR को बढ़ा दोगे, इसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है, इसका मेन वर्ड देखो, ये सब अंडरलाइन करिए, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर क्या हो जाएगा कमर्शियल बैंक का, कम हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। ये लैंग्वेज आना चाहिए, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। ऊपर क्या लिखा, बैंक्स एबिलिटी टू क्रेडिट क्रेडिट, देखा है, सेम वर्ड्स है, आप चाहो तो ऊपर का नीचे भी लिख सकते हो। सर कैसे, ये याद नहीं हुआ पॉइंट, सोचो एग्जांपल, हम सब ये तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट विल
डिक्रीज एज अ रिजल्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल्ड। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज को पकड़ लो, याद आप हो जाएगा, ऐसे तो याद हो ही गया मेरे हिसाब से। तो क्वालिटेटिव बताओ, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, पता है आपको? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द लोन ऑफर टू देम। क्या करोगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दोगे, फिर क्या लिखोगे, इट विल डिस्करेज द बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन एंड हेंस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर, देख रहा है वही लैंग्वेज वापस से, एज अ रिजल्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक विल टेंड टू। मॉरल सुएजन में क्या करना है आपको, यू विल एनकरेज लेंडिंग और डिस्करेज लेंडिंग, डिस्करेज लेंडिंग, ताकि जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है, जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है उनकी लेंडिंग क्या कर दोगे आप, कम कर देंगे, ताकि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सके। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। डेफिसिट डिमांड में क्या करोगे, उल्टा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दोगे, टैक्सेस को कम कर दोगे, बैंक रेट्स को डिक्रीज कर दोगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को परचेज करोगे, एलआरआर को कम करेंगे, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मॉरल सुएजन में क्या करोगे, एनकरेज द लेंडिंग्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी दरकार नहीं है, हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एग्रीगेट डिमांड में अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, शायद पहले भी उतना नहीं था, अब तो और सॉलिड हो गया होगा मेरे हिसाब से। दीदी ओके, ठीक है, तो अपन ने मैक्रो का 3 चैप्टर्स वहां कर दिया, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड एमएनबी, ठीक है, उसमें से मैंने मनी वाला पार्ट आपको दिया है टास्क करने के लिए, तो मोटा मोटी हो जाएगा, ठीक है। आओ, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आईडी स्टार्ट करते हैं। थक गए क्या दीदी, क्या बोला? तो चैप्टर नंबर 9 अगर किसी का पेंडिंग रह गया है तो चैप्टर नंबर 9 को आज प्लीज खत्म कर लीजिएगा, कोई भी चैप्टर को लास्ट मोमेंट के लिए अर्जेंट मत रखिए, दिक्कत आ जाएगा। चलो खत्म करो आज। क्या अपना पढ़ा दिया, उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आओ चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखिएगा, सबसे पहला चीज क्या है आपका, ध्यान दो, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल, हर वो इनपुट जो कि आपका फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल कैपिटल। अगेन आई एम नोटिंग, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टास्क है करने के लिए, प्लीज कोशिश करें कि इस चैप्टर्स को जो अभी करा रहा हूं उसको आप लोग यहीं खत्म करके जाइएगा प्लीज, ठीक है, ताकि अगर आपको टाइम मिले तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा जब को अगर वक्त मिल गया तो एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू व्हाट, all those inputs which are required for further production, example का अगर मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, these are examples of what, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो हर एक वो इनपुट जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल कैपिटल। सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, सो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, इट रेफर्स द स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इन अ नेशन एट अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। हर एक इंसान का स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज जो इंसान का होता है, किसका, ह्यूमन बीइंग का, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसको हम लोग कैलकुलेट करता है एज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन में आपके अंदर कितना स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज है, उसको अपन क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल के वजह से फायदा क्या क्या है, ठीक है, इट इज नीडेड टू व्हाट, मेक द effective use of what, physical capital, ठीक है, इट इज नीडेड टू मेक द यूज ऑफ, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। नंबर 2 क्या है आपका, देखो अगर फिजिकल कैपिटल, एग्जाम्पल ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से क्या प्रोडक्शन होता है, हाँ, क्या वो फिजिकल कैपिटल है, हाँ, बट बिना ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल को चलाने नहीं आता उसको, तो क्या ट्रैक्टर को काम का आएगा, नहीं। तो द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल इज हेविली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ठीक है, ऑन ह्यूमन कैपिटल, अंडरस्टूड, ठीक है। सॉरी, हाँ,
हाँ, इट इज यूज फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। अब मुझे बताइए, अगर ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है, कोई भी इंसान अगर ह्यूमन कैपिटल है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा या नहीं होगा? उसके अंदर स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी है, अल्टीमेटली वो क्या होगा? एजुकेटेड होगा और ट्रेंड भी होगा। यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो और भी ह्यूमन कैपिटल को बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Competent people who have themselves been educated and trained. In other words, we need good human capital to produce what? Other human capital. बात समझ में आया? तो दो important noting points है इसमें। नंबर वन कि effective use of the physical capital takes place due to the human capital. नंबर टू क्या लिखा हुआ है आपका साहब? Investment in human capital, ठीक है, in the form of competent people who are themselves educated and trained, because good human capital will form another human capital। 2 मार्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल के क्या बेनिफिट्स है? ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी कि वो केवल खुद का बेनिफिट क्रिएट नहीं करता है, साथ में सोसाइटी इन जनरल का भी बेनिफिट क्रिएट करता है। डिफरेंस की तरह भी पूछता है आपको, आपके क्वेश्चन बैंक में डिफरेंस भी दिया हुआ है बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। सर क्या डिफरेंस है? फिजिकल कैपिटल जो है वो केवल प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। फिजिकल कैपिटल जो है वो क्या क्रिएट करता है? खाली प्राइवेट बेनिफिट। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल क्या क्रिएट करता है? प्राइवेट बेनिफिट तो क्रिएट करता ही है, बट इट क्रिएट्स व्हाट? इन जनरल अ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो, ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली बेनिफिट्स द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, एजुकेटेड पर्संस कैन effectively take part in the democratic process and contribute to the socio-economic progress of the nation। बात समझ में आया आपको? तो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल आपको देखने का है, और क्या बेनिफिट होता है ह्यूमन कैपिटल का वो भी है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्यों सुपीरियर है टुवर्ड्स फिजिकल कैपिटल? क्योंकि फिजिकल कैपिटल खाली प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करेगा, ह्यूमन कैपिटल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करेगा। इट विल नॉट जस्ट बेनिफिट द ह्यूमन इन जनरल बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, एजुकेटेड पीपल क्या करता है? अपने डिसीजंस को इफेक्टिवली लेता है, टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी क्रिएट करता है। ठीक है, 4-5 पॉइंट है ये सब। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, प्राइवेट बेनिफिट, सोसाइटी इन जनरल, 4 पॉइंट सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अगर आप अपने स्किल, नॉलेज एंड एफिशिएंसी को किसी और को पास ऑन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience। एक बार और, it is acquiring and increasing the number of persons who have the skill, experience and knowledge। ठीक है, it refers to development of abilities and skills among the population of the country। यानी कि सबसे पहले बोला आपने कि acquire करना and increase करना क्या जिसका? the number of persons who are having what? skill, education and experience। it refers to the development of what? abilities and skills among the population of the country। सर सोर्सेज क्या क्या है? सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल नंबर 1 क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सर देखो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की वजह से इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है या नहीं करता है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, जिसका बेनिफिट आपको आज नहीं मिलेगा, यू कैन रीप ओवर द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। देखो क्या लिखा हुआ है? स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन बाय द इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पेंडिंग ऑन द capital goods by the companies। Individuals invest in education to increase their future income and raise their living standard। यानी कि बेनिफिट आपको आज नहीं मिलता, कब मिलता है? फ्यूचर में मिलता है। चलेगा? क्या जिसका आवाज आ रहा है? ठीक। नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है डायरेक्टली इंक्रीजेस व्हाट? द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप लिख रहे हो ना हेल्थ वाला पॉइंट, अगर आपको बाई चांस आ गया एग्जाम में, तो ये सब वर्ड आपका आना चाहिए। इट इंक्रीजेस व्हाट? द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। ठीक है, अब देखो बाकी पॉइंट्स जो है वो पुश ओवर पॉइंट्स है, उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या क्या लिखा हुआ देखो? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट adversely affect the quality of what? Manpower। A sick laborer who does not have access to medical facilities is compelled to abstain, मतलब छुट्टी मारना, abstain from work and there is a loss in productivity। सिंपल लैंग्वेज देखो, अगर पुअर नरिशमेंट रहा, पुअर हेल्थ रहा, तो द क्वालिटी ऑफ मैन पावर क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। सिक इंसान को बार बार अपना काम से छुट्टी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड and maintain
प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट में बताया पुअर की वजह से क्या दिक्कत होता है, पुअर हेल्थ की वजह से नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, लेबर फोर्स क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा और क्वालिटी भी क्या रहेगा, इंप्रूव रहेगा। ऊपर में क्या लिखा है, पुअर फैसिलिटीज की वजह से क्या हो रहा है, लोग बाग काम नहीं कर पा रहा, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हेल्थ इंपॉर्टेंट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर है, क्या क्या है आपके, प्रिवेंटिव में क्या होता है, एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव क्या होता है, जो मेडिसिनल ड्रग्स होता है वो, सोशल मेडिसिन, स्प्रेडिंग द हेल्थ लिटरेसी, प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड सैनिटाइजेशन। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो क्या है आपका, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या दिया हुआ देखो तो पहले, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मींस the increase in the skill and efficiency, increase in the skill and efficiency of workers and leads to an increase in the production and productivity। देखिएगा ये जो दो वर्ड है, स्किल एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये आगे जाके भी काम आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट जो है उसमें भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह याद हो जाएगा आपको। तो ये आप लोग बाय डिफॉल्ट याद कर लीजिए कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है, इट इंक्रीजेस द व्हाट, स्किल एंड एफिशिएंसी एंड आल्सो इंप्रूव्स व्हाट, द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। दो फॉर्म में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पॉसिबल है, कैसे कैसे, कि मैंने अपने फर्म के अंडर ही उसको ट्रेनिंग दे दिया, वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, मैंने अपने ही फर्म में किसी सीनियर के अंदर उसको सिखा दिया। नंबर टू, मैंने उसको दूसरे को एक कंपनी में भेजा ताकि वो सीख सके, उसे कहते हैं ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, और इसको ऊपर वाले को बोलता है ऑन द जॉब या ऑन कैंपस ट्रेनिंग। ठीक है, अगर मैंने फर्म के अंडर किसी स्किल्ड पर्सन के अंदर रखा उसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, ऑन कैंपस, एंड किसी और बाहर में भेजा तो क्या होगा, वो ऑफ कैंपस। ठीक है, क्योंकि आपने किसी को अगर ट्रेनिंग दिया है तो दूसरा वाला बंदा भी एक्सपेक्ट करेगा ना कि कुछ साल वो अपने यहाँ पे काम करे ताकि जो उनको बेनिफिट दिया है उसका उनको भी फायदा हो। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, आफ्टर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्म्स इंसिस्ट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द एनहांस प्रोडक्शन ओइंग टू द ट्रेनिंग। उनको जो बेनिफिट हुआ, जो उनको ट्रेनिंग देने का जो पर्पस था, वो उनका फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये पूछता है आपको, क्या क्या पूछोगे, नंबर वन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्रीजेस व्हाट, द स्किल एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर वन ऑन द जॉब इटसेल्फ, ठीक है, अंडर द स्किल्ड पर्सन। नंबर टू क्या है, सेंट ऑफ कैंपस। नंबर थ्री, जब अपना काम हो जाए तो उसके बाद में दे एक्सपेक्ट देम टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे कैन रिकवर द बेनिफिट्स। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर माइग्रेशन तो क्या होता है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सर्च ऑफ व्हाट, हायर सैलरीज और जॉब्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पर्संस मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब, पता ही है आप लोगों को। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज increased earnings in migrated places is more than the increased cost due to migration। समझेगा, ये वाला लाइन अच्छा वर्ड है, क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों सर, क्योंकि आप जो इनकम आपका बढ़ेगा, ठीक है, आपका जो इनकम बढ़ता है बिकॉज ऑफ द न्यू प्लेस, एग्जाम्पल जैसा एग्जाम्पल बहुत जगह जैसा होता है कि 20,000 30,000 में जॉब कर रहे हैं, स्पेशली इंजीनियर्स लोग, ठीक है, वो लोग बैंगलोर जाते हैं एंड देयर सैलरी इंक्रीज बाय 150% 200%, इस तरीके से उनका सैलरी बढ़ता है। ठीक है, जितना कॉस्ट आपका हो रहा है बढ़ रहा है, जब आप कोई जगह से माइग्रेट भी करोगे तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ बढ़ेगा आपका। उतना कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जब आप एक जगह से दूसरा जगह में माइग्रेट करते हो। तो बेनिफिट्स जो देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज, क्या लिखा हुआ है, enhanced earnings is in the migrated place is more than the increased cost due to migration। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सर एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन क्या है सर, सर जो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करता रहना चाहिए आपको। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन इनकर्ड टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंडिंग on seeking information about the educational institution, their educational stats, cost of education। ठीक है, it is important to make decisions regarding investments in human capital। ठीक है, चलेगा, ये कभी कभी 5 से 6 माह का सवाल भी बन जाता है, कभी कोई स्पेसिफिक सोर्स को पूछ लेता है आपको। ठीक है, स्पेसिफिक सोर्स अगर पूछेगा तो जनरली 3 का पूछता है आपको, एक तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड कभी कभार ऑन एजुकेशन। ठीक है, चलेगा।
क्या ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है, द आंसर इज यस एंड नो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, नॉर्मल नेशनल इनकम नहीं, कौन सा? रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इट विल रिजल्ट इन टू थिंग्स। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो सीधा सा बात है, एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा इन कंपैरिजन टू एन इलिटरेट पर्सन। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो पाएगा। कैसे सर? सर ज्यादा कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसका जो है क्या हो जाएगा, इट विल बी एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, चलेगा? पक्की बात। तो वो दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा सर। एजुकेशन के केस में क्या होगा, एक बेटर डिसीजन ले पाएगा एजुकेटेड पर्सन, मोर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड। नंबर टू क्या होगा आपका, हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर पाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ, बिकॉज ही विल प्रोवाइड व्हाट, अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई। नेक्स्ट नंबर टू क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पे आपको काम में आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, प्रमोट्स inventions, innovations and technological improvements. Promotes what? Inventions, innovations and technological improvements. Promotes what? Inventions, innovations and technological improvements. The HCF not only increases the productivity of human resources but stimulates, मतलब खाली वो प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाता है, साथ ही साथ में वो क्या स्टिमुलेट करता है, इनोवेशंस एंड क्रिएट्स एंड द एबिलिटी टू ऑब्जर्व व्हाट, न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको थोड़ा रीडिंग करना है, एक वापस रीड करते चलिए। ये क्या लिखा हुआ है, द एचसीएफ नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, उतना तो इंक्रीज करता ही है, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करता ही है, बट साथ ही साथ क्या करता है आपका, इट स्टिमुलेट्स व्हाट, इनोवेशन एंड क्रिएट्स द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एबिलिटी इंप्रूव करता है टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, माना कि अगर देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो इन चीजों की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए, बट इसमें गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर क्यों गारंटी नहीं है? नंबर वन, एजुकेशन इज मेजर्ड किस लिए, इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग एनरोलमेंट रेट्स की, कितना बच्चा लोग एनरोलमेंट किया, बट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सर इकोनॉमिक ग्रोथ ये बता रहा है कि लोग कितना बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं, बट ये नहीं बता रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुआ या नहीं। हेल्थ सर्विसेज एक्सपेक्ट व्हाट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नंबर ऑफ बेड्स जो है अवेलेबल, पर जो ट्रू हेल्थ स्टेटस है ऑफ द कंट्री वो डिटरमाइन करता नहीं है। इट मींस दैट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन कैपिटल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा? यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है, तो आप बोलोगे यस और नो। यस, क्योंकि दो पॉइंट है, इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, encourages innovation inventions वाला पॉइंट लिख दोगे। फिर ऑन द अदर हैंड इट डज नॉट अश्योर और रिफ्लेक्ट द ट्रू ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, इस तरीके से। ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान डिटरमाइन करता है ह्यूमन कैपिटल? 7 5 ईयर प्लान। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो इजी है यार। ठीक है, क्या क्या था याद है ना, इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो कॉमन पॉइंट आ गया यहाँ पे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वाला भी कॉमन पॉइंट है, दो पॉइंट तो यही आ गया। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये पता ही था हम लोग को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का पॉइंट्स मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो आपको रीड करना होगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट है, क्या क्या? नहीं नहीं, नीचे इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये तो आता ही था। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, नंबर 3 इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये 3 फंक्शंस तो ऑलरेडी पढ़ चुका अपन पीछे से। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। सिमिलरली प्रॉब्लम्स पे क्या क्या था, जितने रिसोर्सेज चाहिए ऑफ ह्यूमन कैपिटल उतने अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। नंबर नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन ब्रेन ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ब्रेन ट्रेन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पीपल अलॉट ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम द अदर कंट्री टू द अदर कंट्री, उसकी वजह से हमारा जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग प्लानिंग, ये आपको कौन सा एग्जांपल बोल गया था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया आपको? सर क्या है सर, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि बैलेंस नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट जो फालतू पॉइंट था वो था वीक साइंस एंड
टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या था आपका, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या ये दोनों में कुछ फर्क है? ठीक है सर, हाँ सर फर्क है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि देश में अगर उसकी वजह से कोई लेबर प्रोडक्टिविटी हुआ है और ह्यूमन कैपिटल बना है तो भी वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा। बट बेसिक एजुकेशन हेल्थ जो है वो तो एक प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट है, वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर इंसान को मिलना चाहिए, वो क्या है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। इसीलिए लिखा है ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड, एक जरिया है कुछ करने का। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड, जरिया है, ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो आगे कुछ करेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, अपने आप में क्या है, एक एंड है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत पूछता है, ये एंड वाला चीज भी पूछता है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको प्लीज एक बार रीडिंग करते चलिए आइए। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट आर, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि इस अगर आपको एजुकेशन अच्छा मिलता है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उसकी वजह से क्या होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग, इंटीग्रल मतलब जरूरी है, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या है, इंटीग्रल है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स एज ह्यूमन बीइंग्स आर एज अ मीन्स टू व्हाट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वो एक जरिया है, एक मीन्स है टू इंक्रीज द, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, लेबर प्रोडक्टिविटी, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो बात तो सेम ही है, सेम पॉइंट है। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव, यानी कि उसमें कोई फायदा नहीं है अगर उसकी वजह से कोई भी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो। यानी ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि अगर आपकी वजह से, आप जो बने हो, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसकी वजह से अगर कोई भी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनता है तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ठीक है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, देखो ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन, they are not the means, they are ends in themselves. Human welfare should be increased through investments in what, education and health, even if, ठीक है, आपका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए किसमें किसमें, इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इवन इफ those investment does not result in labor productivity, यानी कि ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि आपकी एजुकेशन और हेल्थ की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा, हम सब क्रिएट जॉब। अगर आपके पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप ह्यूमन कैपिटल नहीं हो। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि आप हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बेसिक राइट है ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ जो आपको मिलना चाहिए, आप अपने आप में मीन्स हो, चाहे आपने आउटपुट क्रिएट किया हो या नहीं। समझ में आया? गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या आता है साहब, सर गवर्नमेंट को भी बीच बीच में इंटरवीन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स जो है एजुकेशन एंड हेल्थ वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, एंड उनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल, मैंने शुरू में एजुकेशन को नहीं देखा और जो भी इंस्टीट्यूशन बना था ना, जैसे भी अच्छा बुरा घटिया जैसे भी बन रहा था, उन सबको एनकरेज कर दिया। अब आप चाह के भी रिवर्स नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि इन खर्चों में एजुकेशन एंड हेल्थ में दे हैव व्हाट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। समझ में आया, विच कैन नॉट बी इंक्रीज। नंबर 2, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दिस सर्विसेज डू नॉट हैव व्हाट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कि सर कहाँ पे अच्छा सर्विस मिलता है, कहाँ कॉस्ट है, आप बस आप चले जाते हो बहकावे में। ठीक है, तो आपके साथ में बुरा भी हो सकता है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, बिकॉज यू डोंट हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जहां पे लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे मैनिपुलेशन कराना बहुत ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट, द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ में अक्वायर व्हाट, मोनोपोली पावर एंड मेक इन्वॉल्व इन व्हाट, एक्सप्लॉइटेशन। मोनोपोली क्या हो गया, मैंने सोचा कि मैं ही कंट्रोल करता हूँ हर जगह को, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो हो रहा नहीं है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, जहां भी मोनोपोली क्रिएट होगा वहां पे इकोनॉमी के लिए क्या रहेगा, खराब रहेगा। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, सो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दिस सर्विसेज अडहियर टू द स्टैंडर्ड्स। वो लोग क्या करेंगे, जाके खुद अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स लोग को बोलेंगे कि आपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखो, और ये स्टैंडर्ड्स कौन बना के देगा आपको, गवर्नमेंट बना के देगा। और आप प्राइजेस भी कौन कैसे चार्ज करोगे, जो गवर्नमेंट आपको बोलेगा। इसलिए कुछ बेड्स जो है एक्सक्लूसिवली पुअर पीपल के लिए बुक है, कुछ क्लीनिंग सर्विसेज, गाड़ी वाड़ी बन रहा है तो गाड़ी में सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कौन बताता है आपको, गवर्नमेंट बताता है, ताकि लोगों का प्रॉब्लम ना हो। 3 मेजर रीजंस है जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है। नंबर 1, इनके जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास में पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग मोनोपोली करके एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, do not have complete information, monopoly power, involved in exploitation। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं
ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, दिस आर फॉर एजुकेशन। ठीक है, एंड उसके लिए क्या था आपका आईसीएमआर वगैरह बनाए हुए हैं। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कौन सा सर? ठीक है, तो आपको लिखा हुआ है कि एजुकेशन सेक्टर में जो है कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि गवर्नमेंट कितना पोर्शन जो है क्या करता है, अपना खर्चा का कितना पोर्शन किसमें लगाता है, एजुकेशन में लगाता है। दो तरीके से कैलकुलेट होता है। नंबर टू, जीडीपी का कितना पोर्शन गवर्नमेंट एजुकेशन में लगाता है। नो डाउट कि उसका पोर्शन अभी भी बहुत कम है, बट स्टिल उसको पुराने सालों से इंक्रीज किया गया है। नंबर टू क्या है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कहाँ कहाँ पॉइंट में इस सेक्टर में लगता है, क्या क्या है। और जो बच्चा का जो छोटा बच्चा का जो पढ़ाई होता है उसमें ज्यादा खर्चा करता है इन कंपैरिजन टू द बड़े खर्चे। ठीक है, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, समझ में आ गया ना वाला पॉइंट नंबर टू। ठीक है, इज इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर, जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है बड़े जो एजुकेशन सेक्टर्स है, जैसे आपके 11th हो गए, 12th हो गए, बड़े हो गए कॉलेजेस वगैरह, उसमें भी खर्चा करे, नहीं तो हालत ऐसा खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, बोलो बोलो। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग खर्चा कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा खर्चा करेगा टुवर्ड्स एजुकेशन, कुछ लोग कम कर रहे हैं। नेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो पहले था 1964, देखो आप लिखा हुआ वहाँ पे 1964-66 तक ऑलमोस्ट 6% वाज स्पेंड ऑन व्हाट, जीडीपी। अभी कितना है, खाली 4%, उल्टा कम ही हो रहा है। नेक्स्ट। हाँ, नहीं पोर्शन ही पूछ रहा है, जीडीपी का पोर्शन बोल रहा है, पोर्शन बढ़ रहा है तो उसका पोर्शन बोल रहा है ना, वैल्यू के हिसाब से बोल रहा है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वैसे बोलेगा ना कोई भी, वैलिड आर्गुमेंट। बोलो। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इसमें पढ़ लो एक बार के लिए क्या लिखा था, तापस मजुमदार कमेटी, अंडरलाइन कर लीजिए। द तापस मजुमदार कमेटी ऑब्वियसली कहाँ का है ये, क्या पीस है लोग। तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1998 estimated an expenditure of how much 1.37 lakh crores over 10 years to bring all the Indian children to the purview of school education। है ना, वो है ना फ्री फूड वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी, फ्री एजुकेशन चल रहा है तो अभी भी, दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट्स कुछ कुछ, यानी क्या समझ में आया आपको, देखो एक पॉइंट देखो, एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा करता है, बट अगर हम लोग बात करें कि जो टर्शियरी सेक्टर का होता है उसके ऊपर जो पर बच्चा खर्चा है वो ज्यादा, देखो यहाँ पे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, टुवर्ड्स टर्शियरी एजुकेशन। समझ में आया आपको, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसे पॉइंट देख के आपको समझ में आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीडिंग करके जाना है खाली वाला पॉइंट्स को। ठीक है, आगे वो टेबल देख रहा है, आपको टेबल जो है, टेबल को याद नहीं करना, आने से आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है कि एनालाइज करना है आपको किसमें ज्यादा एजुकेशन लगाता है, मेल में है या फीमेल में है। ठीक है, ये सब वाला पार्ट दिया हुआ, नीचे पढ़ लीजिए एक बार के लिए, 3 पॉइंट जो दिया हुआ है वो पढ़ो, ये एक मार्क के लिए पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ देखो, तो एडल्ट लिटरेसी रेट पढ़ो तो रिदम, क्या लिखा हुआ है, लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से कितना लोग क्या है, लिटरेट है। पहले कितना था 61.9%, अभी कितना हो गया 81%। फिर फीमेल लिटरेसी रेट अलग से दिया हुआ है, ये कहां से अट्रैक्ट होगा, आपका डेटा से। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि इन डेटा को एनालाइज करो, तो नीचे में एनालिसिस भी दे दी आपको। सबसे पहले क्या बताओगे आप, अडल्ट लिटरेसी रेट होता क्या है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल अडल्ट हु आर लिटरेट इन टर्म्स ऑफ द टोटल, जो भी डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एनालाइज कर रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से दिया हुआ है आपको। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, उसमें क्या होगा साहब, एक सेकेंड, ठीक है, ये सब पार्ट अपन ने कर लिया। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी कंप्लीशन रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ बच्चे जो है दे कंप्लीट द लास्ट ईयर, देखो पूरा प्राइमरी स्कूल नहीं, लास्ट ईयर ऑफ, मतलब पूरा जो प्राइमरी स्कूल है वो कंप्लीट कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर ऑफ द
प्राइमरी स्कूल, उसमें भी देखो आपका 78% था पहले, अभी कितना हो गया 94%। यूथ लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो गया? इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द एज ऑफ 15 to 24 दैट कैन विथ अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट कैन अंडरस्टैंड, ये विथ नहीं है, राइट होगा शायद, राइट है लिखा हुआ है, राइट रीड अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट ऑन एवरीडे लाइफ। देखो ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड करो तो ये वाला, यूथ लिटरेसी रेट, इसका डेफिनेशन याद नहीं रहेगा आप लोग, बाकी तो सब कॉमन सेंस से निकालेगा आप लोग, ठीक है, ले लें, ठीक है। यूथ लिटरेसी रेट क्या लिखा हुआ है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल of age what 15 to 24 that can understand, read and write a small simple statement on their everyday life। आप समझ सकते हो, लिख सकते हो और बोल सकते हो क्या? एक शॉर्ट स्टेटमेंट ऑन एवरीडे लाइफ, वो भी इंक्रीज हुआ है क्या? पहले कितना था 76.6%, अभी कितना हो गया 92%, ठीक है, चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ये आपका एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, जहां पे आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, तीन डेफिनेशन, अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट। जो डेटा है वो ऊपर में दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि डेटा चेंज भी हो जाए थोड़ा सा, बट आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको डेटा देखना है ऊपर में और डायरेक्टली डालना है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द थ्री मीनिंग्स? ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है इन एजुकेशन, ये भी आपका 3 मार्क का सवाल बन सकता है, ठीक है। नंबर 1, एजुकेशन फॉर ऑल, जो तुमने कहा क्या ये सक्सेसफुल हुआ? देखो क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, मतलब अभी भी बहुत टाइम लगेगा इंक्रीज करने में। द लिटरेसी रेट फॉर बोथ द एडल्ट्स एज वेल एज द यूथ हैव इंक्रीज्ड, हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इज स्टिल व्हाट एज मच एज द इंडियाज पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अभी भी बहुत जन जो है, इतना देखो, इतना ड्रामेटिक लाइन लिखने का दरकार नहीं है आपको एग्जाम में, आप ऐसे लिख सकते हो, अगर याद हो तो बढ़िया बात है। जैसे देखो ड्रामेटिक याद रहता है आपको कि अभी भी कितने इलिटरेट्स है, मोटा मोटी जो इंडिपेंडेंस के टाइम जितना अपना पॉपुलेशन था उतना क्या है, अभी भी इलिटरेट्स है। 1950 में इट वाज नोटेड इन द डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड व्हाट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 years। had we done this we would have achieved what 100% लिटरेसी। पर बहुत दिनों बाद में, याद है देखो कब क्या इम्प्लीमेंट 1998 में, 1950 में प्रपोजल आया था, ठीक है, कि भैया हमें सबको क्या करना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। बट ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 50 साल मोटा मोटी के बाद। इस वजह से अभी तक पूरा एजुकेशन प्रोवाइड हुआ नहीं है। नंबर नेक्स्ट, हाँ नहीं और भी कुछ कुछ था रीजंस, ठीक है। जेंडर इक्विटी बिफोर बेटर देन बिफोर, मतलब पहले क्या था, जनरली एजुकेशन भी प्रोवाइड करता था, तो किसको प्रोवाइड करता था, खाली मेल्स को। अब वो थॉट जो थोड़ा कम हो गया है। The differences in literacy rate between the males and the females are what? Narrowing. सरपास पे जाएगा तो पता नहीं। It indicates what? Indicates a positive development in the gender equity. However, women education needs to be what? Promoted to improve what? The economic interdependence and the social status of a woman. अभी भी जो number of people who are actually working, जो educated है और working जो है, वो अभी भी बहुत कम है, ठीक है। इसकी वजह से जो ग्रोथ लेवल है एंड द इकोनॉमिक पैरामीटर वो अभी भी क्या है, काफी कम है, तो वो चीज जरूरी है। वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट एंड द हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये क्या लिखा समझ में नहीं है हमको भी, ठीक है, हाँ लिखा है, मुझे समझ में आ गया, आप लोग समझ गया ना, चलो आगे बढ़ो। हाँ हेल्थ केयर होता है ये, बाद में जब बड़ा हो जाए समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट, यही लिखना है तुमको, तुम बोर्ड में ये लिख देना बस, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी रेट। अरे अगर तुम पढ़ा लिखा होगा तो तुमको पता रहेगा ना आगे जनरेशन कैसे पैदा करना है तुमको, तुमको क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया। तुम दूसरा वाला से समझदार चूज करना बस, बाकी टेंशन नहीं है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ठीक है, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ठीक है। पहले ये बोला है कि एजुकेशन स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल। नंबर 2 क्या बोला मैंने, जेंडर इक्विटी हुआ है अभी भी, यानी बेटर देन बिफोर, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन व्हेन 2015 by the Indian government to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for the girls in India। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, जेंडर बायस सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन जो होता है, ठीक है। कई सारे ऑफिसेस अभी भी ऐसा होगा, अभी भी ऐसा चलता है जिसमें बोलेगा कि मेल्स ही प्रेफर्ड है, फीमेल्स प्रेफर्ड नहीं है, उनको क्या करना है, कम करना है। एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अभी भी ऐसा होता है कि कई सारे स्टेट्स में अभी भी गर्ल चाइल्ड अगर होता है तो उनको मार दिया जाता है, तो वो सब ना हो। एंड एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आप लोग को बहुत देश भावना वाला फीलिंग आ जाएगा सब देख के, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है,
एलिमिनेटिव सिस्टम जो है उसको हटाना है, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 देख लो एक बार के लिए। 2, 3 एंड 4, हार्दिक 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। रेफ्यूटेड क्यों? सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है, इट बेनिफिट्स नॉट जस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल बट द सोसाइटी इन जनरल एंड हेल्प इन द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंस है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में? सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स से एक प्राइवेट बेनिफिट्स लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसमें वो पॉइंट लिखेंगे आई मींस टू एन एंड नॉट लास्ट वाला ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, रिदम 2 2 हो गया। हाँ। पढ़ ले एक बार, बुक चैप्टर देख लो एक बार फटाफट, स्पेशली लास्ट का पार्ट देख लो खाली, जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो देख लो एक बार खाली, क्योंकि वही फ्रेश पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, लास्ट 2-3 पन्ना जो है आपका, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना आप लोग बहुत, वो वाला पार्ट देख लो। आना मारा, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। मैंने चैप्टर नंबर 6 वाला चीज तो मार्क कर दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 अपने पूरा कर लिया, 5 करके जाओ प्लीज, 5 को प्रॉपर्ली रीड करके जाओ, क्योंकि घर पे जाके आप लोग को पुराना दूसरा चैप्टर रिवाइज करना है अभी, इसलिए 5 कर लो। तो मोटा मोटी अपना 50% तो हो गया मेरे हिसाब से, 50% ज्यादा हो गया क्या? हाँ, मैक्रो का 3 चैप्टर बचा है, इसमें तो 2 चैप्टर है, 3 मिलता है। अब कर लेंगे तो क्वेश्चन तो देखना और पढ़ना। कंपाइल कर लो, मतलब जैसे जैसे मैंने करवा दिया, अब आपको लगता है कि मेरे को उसको क्वेश्चंस देखना है, वो टॉपिक मेरे को नहीं लगाया, हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, वही हम बोला, जिसको जैसे जैसे अब भी जाके तुम लोग को वो करना है कि तुम लोग को जो जो पार्ट ऐसा था कि मेरे को इतना से आया नहीं, ये वाला पार्ट जो मैंने कराया उसमें तो वो पार्ट तुमको आया नहीं, तो उसको तुम रिवाइज करेगा, जिसका हो गया वो क्वेश्चंस देखेगा, तो अपना सब्जेक्टिव है, समझ में आया? तो फिर इतना ही रखेगा आज का, या एक और करवाए? नहीं नहीं, बाद में कुछ देखो ना।